नमस्कार, आपका मेरी चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है लव मैरिज तथा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। शास्त्रीय ग्रंथों में सेवंथ हाउस तथा पंचम भाव से लव मैरिज देखने की बात कही गई है। सेवंथ हाउस हमारी मैरिज, हमारे रिलेशन को दिखाता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है, हमारे मनोभावों को दिखाता है। जब इनका संबंध बन जाता है तो यह एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है, जहां पर आपका अपनी बुद्धि, अपने मन से अटैचमेंट का कॉम्बिनेशन बनता है किसी के प्रति, और वह सेवंथ हाउस से जुड़ता है तो कहीं न कहीं वह वैवाहिक जीवन में परिवर्तित होता है। यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे जातकों या नेटिव्स के वैवाहिक जीवन में अत्यधिक प्रेम होता है तथा एक दूसरे के बीच स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड होता है। सेवंथ लॉर्ड यदि फिफ्थ हाउस में स्थित है या फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में स्थित है, दोनों की युति है, दोनों का एक्सचेंज है, या केवल सेवंथ लॉर्ड पंचम भाव में चला गया या केवल पंचम सेवंथ हाउस में गया है, ये सारी चीजें लव मैरिज की ओर इंगित करती हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस में यदि सेवंथ लॉर्ड स्थित है तो यहाँ पर आपसे आपके जो कलीग होते हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, जिनके साथ आप अपना व्यवसायिक जीवन चला रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ कहीं न कहीं आपका विवाह होने के चांसेस होते हैं, जिसको आप जानते हैं, जो आपके सहपाठी होते हैं, सहमित्र होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से मैरिज होने की स्थिति जब सेवंथ लॉर्ड का संबंध थर्ड हाउस से बनता है तब होती है। पंचम भाव में जल तत्व राशियां, उसमें यदि शुभ ग्रह स्थित है, जैसे बुध, शुक्र और चंद्रमा फिफ्थ हाउस में स्थित है, तो यह कहीं न कहीं आपकी मानसिकता जो होती है वह काफी चंचल होती है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इमोशनल बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो यह कहीं न कहीं आप किसी से अटैच होते हैं, जल्दी से किसी को पसंद करने लग जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है जो कहीं न कहीं रिलेशन में डिपेंडेंसी को दिखाती है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर अटैच होने की स्थितियां ज्यादा जल्दी बन जाती है। अब लव मैरिज में यहाँ पर प्रॉब्लम्स कब आती है, यहाँ तक तो स्थिति बेहतर होती है। यदि यही कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में तो लव मैरिज में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपके पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित है जल तत्व राशि में, और उससे पाप ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, मंगल, शनि, राहु, तो यहाँ पर आपके ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी स्थिति, ब्रेकअप हो गया और जल तत्व राशि में शुभ ग्रह होने की वजह से आपका अटैचमेंट, आपकी बुद्धि, आपका इमोशन अभी भी उस पास्ट में बना हुआ है या लगा रहेगा, उसे आपको भूलने में काफी दिक्कतों का अनुभव होगा, और यह परेशानी ही आपको अगले रिलेशन में जाने में रोकेगी। यदि आप चले भी गए तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो थॉट्स, जो भावनाएं रहेगी, यह पास्ट के प्रति भी कहीं ना कहीं बनी रहती है, जिसकी वजह से आप अपना 100% अपने नेक्स्ट रिलेशन में नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ भी इसीलिए आपका डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बनती है, आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि कहीं ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने पास्ट रिलेशन से पूरी तरह से निकलना होगा। उसके लिए कुछ आसान रेमेडी आप कर सकते हैं। जो भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे आपका चंद्रमा यदि पंचम भाव में चला गया हो राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, और यह फैलाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको समेट पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशन को कम करने की जरूरत है, आपको अपनी सोच पर लगाम लगाने की जरूरत है। ऐसे ही शुक्र के साथ राहु स्थित है तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अत्यधिक कामुकता हो सकती है, अत्यधिक रोमांटिक नेचर होने की वजह से आप में फ्लर्टनेस या फ्लर्ट करने की जो टेंडेंसी जनरेट हो जाती है, उससे भी आपकी दिक्कतें उत्पन्न होती है। तो इन चीजों से थोड़ा सा हमें अपने आप को
सेल्फ कंट्रोल करना है कि हमें इन चीजों का अधिक अधिक बढ़ावा नहीं देना है। एक रिलेशन के बाद में सेकंड रिलेशन में यदि आप जाते हैं, मैरिज होती है आपकी, यदि उसी पार्टनर के साथ होती है तो भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा 7th हाउस में क्या ऐसी चीजें हैं जो, यदि आपका 3rd हाउस ठीक है, 5th हाउस ठीक है, 7th लॉर्ड भी ठीक है, परंतु 7th हाउस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने रिलेशन में प्रॉब्लम दे सकती है। यदि आपके 7th हाउस में सूर्य स्थित है तो आपका पार्टनर का जो नेचर होता है काफी एरोगेंट होता है, काफी इगोस्टिक होते हैं। ईगो क्लेश के चलते कहीं न कहीं रिश्तों में दरारें उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर सूर्य अकेला ईगो देता है और कहीं न कहीं रिश्तों को थोड़ा बचा सकता है, परंतु सूर्य के साथ यदि राहु आ जाता है तो यहाँ पर ईगो क्लेश को बहुत ज्यादा विस्तार देता है। ईगो क्लेश ही मेन रीजन बन जाता है आपके रिश्तों को खराब करने का, और यह इतना खराब हो सकता है कि कहीं आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है। तो जब ऐसी स्थिति बने तो आपको अपने ईगो पर कंट्रोल करना है। ईगो कितना ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है कि आपके संबंध खराब हो। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस में स्थित है तो चंद्रमा भावुक प्लेनेट है और यह कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कूल रिलेशन देता है। यदि शुभ स्थिति में है तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका और आपके पार्टनर के जो इमोशन जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति काफी केयर करते हैं और केयरिंग नेचर होता है ऐसे व्यक्तियों का। अब यहाँ पर यदि राहु स्थित आ जाता है या केतु आ जाता है तो स्थितियां बदल जाती है। शनि आ जाता है तो भी स्थितियां बदल जाती है। चंद्र शनि की युति 7th हाउस में आ जाती है, चंद्र राहु या चंद्र केतु की स्थिति 7th हाउस में आ जाती है तो यह चीजें एक अलग स्थिति बना देती है। चंद्र राहु कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को या आपकी चीजों को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देता है। आपको अपने पार्टनर के प्रति कुछ उम्मीदें जागृत हो जाती है, इमोशंस ज्यादा जागृत हो जाते हैं कि वह भी आपके प्रति इतनी ही केयर करे। केतु आ जाता है तो आप इंट्रोवर्ड हो जाते हैं और कहीं न कहीं अंदर ही उनकी मन की बातें पढ़ने लगते हैं या आपका पार्टनर आपके मन की बात जानने लगता है, और कहीं न कहीं दुख का कारण यह बनता है कि वह आपके प्रति इस प्रकार का इमोशन नहीं रख रहा है। शनि आ जाता है तो चंद्र शनि की युति विष योग का निर्माण करती है, या कहीं न कहीं पार्टनर के प्रति जो लापरवाही होती है उसकी वजह से विचारों में जो मतभेद होता है उसकी वजह से कहीं न कहीं डिप्रेशन का कारण बनता है। तो यहाँ पर ये तीनों की युतियां ज्यादा बेकार परिणाम देती है। यहाँ पे रिजल्ट खराब आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और यही आपके ब्रेकअप के कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा स्थिर यदि पीड़ित अवस्था में है तो आपको चंद्रमा की रेमेडी करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में चंद्रमा से रिलेटेड जो रेमेडी बताई है वह रेमेडी आप इसके लिए कर सकते हैं। यदि आपका 7th हाउस में मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल का स्पेशल एक योग बनता है, वह अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। हालांकि हम मांगलिक योग बनता है, मांगलिक कुंडली बन जाती है, 7th हाउस में मंगल है, परंतु यदि अकेला है, पीड़ित नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में वह नहीं देगा। आपका पार्टनर एनर्जेटिक होगा, उत्साहित रहेंगे, काफी सुंदर और एक्टिव दिखेंगे, आकर्षक होंगे। पर यदि मंगल के साथ शनि राहु केतु इन्वॉल्व हो जाते हैं, साथ में यदि षष्ठेश भी अकेला ही इन्वॉल्व हो जाता है तो चीजें एकदम बदल जाएगी। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस का। मंगल इन्वॉल्व हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस में। षष्ठेश और मंगल दोनों ही योग बनाते हैं कि आपको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। मंगल शनि आपके वैवाहिक जीवन को लंबा चलने नहीं देगा। मंगल बार बार झगड़े कराने का कारक है और शनि ब्रेक करने का कारण। मंगल झगड़े कराता है, सूर्य ब्रेक कराने का कारक है। तो यदि इन दोनों की युति अलग साथ में बनती, मंगल सूर्य मंगल शनि की युति, तो कहीं न कहीं ब्रेकअप की एक बड़ी स्थिति बनती है कि यहाँ पर रिश्ता टूट सकता है। लव मैरिज है तो ब्रेक होने के चांसेस, तलाक होने के चांसेस बन जाएंगे। यदि आप लव अफेयर्स में या लव में रिलेशन में हैं तो यहाँ पर कहीं न कहीं दिक्कतें आपके आएगी और आपका रिलेशन टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल की रेमेडी करनी चाहिए और अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको ऐसे व्यक्तियों को अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए जिम वगैरह, एक्सरसाइज, व्यायाम इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि
आपकी जो मंगल की अत्यधिक ऊर्जा है वह कहीं न कहीं अन्य क्षेत्र में चली जाए। तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी मंगल की वजह से है वह कहीं न कहीं डाइल्यूट होगी। यदि मंगल के बाद बुध यदि स्थित होता है तो बुध के रिजल्ट अच्छे ही कहे गए हैं। आपका पार्टनर इनोसेंट होगा, काफी बातूनी और हसमुख स्वभाव का होगा। देखने में उम्र से काफी छोटा लगेगा। और यहाँ पर यदि बुध अकेला स्वगृही होकर के स्थित है तो बहुत अच्छी स्थिति बनाती है। परंतु यदि बुध पीड़ित है, राहु के साथ है, मंगल या शनि के साथ है, स्पेशली राहु और मंगल के साथ यदि बुध स्थित होता है तो यह यहाँ पे एक तरीके से पीड़ित माना जाता है, साथ में वक्री भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति यदि बनती है तो आपका पार्टनर शंकालु स्वभाव का होगा। वह आप पर बार बार शंका करेगा कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आप किसी चीज और में इन्वॉल्व है, आप उनसे बातें छुपाती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहेगी। तो यहाँ पर मामला कभी कभी ऐसा भी बढ़ जाता है कि व्यक्ति आपके पीछे जासूस भी लगा जाता है और आपकी जासूसी करवाता है। तो हमें ऐसी स्थितियों पर भी सावधानी रखना है कि कहीं आप बुध राहु या बुध मंगल से युक्त होकर के 7th हाउस में वक्री बुध स्थित है तो ऐसे व्यक्ति अपने आप अपने पार्टनर से कोई बात छिपाए नहीं तथा क्लियरिटी रखे तो रिश्तों में कोई भी दरार नहीं आएगी। यदि बृहस्पति स्थित है तो अकेला बृहस्पति तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपका पार्टनर काफी समझदार होगा, मैच्योर्ड होगा, रिलेशन को संभालने में पूरी जान लगा देता है और बहुत ही केयरिंग स्वभाव का होता है। हमेशा आपके संबंधों को बचाने की कोशिश करेगा। बृहस्पति के साथ यदि राहु स्थित हो जाता है तो इंटरकास्ट या अपने विचारों से निम्न कैटेगरी के विचार वाले पार्टनर आपका रहेगा। विचारों की यहाँ मतभेद उत्पन्न रहेगा, इसके वजह से कहीं कहीं दरारें आ सकती है। यदि शुक्र स्थित है तो शुक्र यहाँ पर पार्टनर को अत्यधिक रोमांटिक तथा कामुक बनाता है। आपका पार्टनर की उम्मीदें और ये ज्यादा होती है। अकेला शुक्र स्वग्रह होकर स्थित है तो यहाँ पर इतनी दिक्कतें नहीं देता है। परंतु यदि यहाँ पर शुक्र राहु मंगल के साथ स्थित है तो यहाँ पर स्थितियां काफी कामुकता वाली होती है और यदि वह अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है तो अन्यत्र या व्यवहार संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकता है। तो यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी कि और कुछ योग है, कुछ और भावेश हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इनमें योगों में, तब जाकर के वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाता है। तो शुक्र की स्थिति 7th हाउस में अकेले होने पर बेहतर कही गई है। यदि किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो यहाँ पर राहु स्पेशली यदि शुक्र के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो शुक्र के तत्वों को, कामुकता को एक्सपैंड करता है। केतु इन्वॉल्व हो जाता है तो केतु भी कहीं ना कहीं अंतर्मुखी बनाता है और शुक्र से रिलेटेड जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां ही देता है। शनि स्थित है तो यह मैरिज में डिले करता है। 7th हाउस में शनि स्थित है तो मैरिज में यह डिले करता है। शनि यदि मंगल के साथ यहाँ स्थित हो जाता है तो कहीं ना कहीं शादी नहीं होती है या हो भी जाती है तो तलाक के चांसेस बन जाते हैं। यदि यहाँ पर शनि मंगल और स्वस्थेस इन्वॉल्व हो जाता है तो जैसे हम पहले कह चुके हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का कॉम्बिनेशन बनता है और यह कॉम्बिनेशन को हमने D9 में भी देखना है और D30 में भी देखना है कि कहीं रिपीट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अलर्ट करना है आपके क्लाइंट को, या आपके कुंडली में ऐसा योग है तो आपको अलर्ट रहना है कि आपका हस्बैंड आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है या कुछ इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। राहु केतु का हम जैसे साथ में बताते चल रहे थे कि सब ग्रहों के साथ यदि ये इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन चीजों को बढ़ाते हैं। केतु जनरली उस पर्टिकुलर ग्रह का कारकत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। राहु उन चीजों को एक्सपेंड करता है, ओपन कर देता, खुला कर देता है और उन्हीं खुला करने के बाद उन्हें उसी में उलझा करके रख देता है। राहु माया है तो यहाँ पर एक तरीके के भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है किसी भी ग्रह के साथ 7th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर क्लियरिटी आपके हस्बैंड के या आपके पार्टनर के प्रति आपके लिए नहीं रहती है और कहीं ना कहीं आपको उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम फिर आने लगती है। तो दोस्तों ये तो हुए कि 7th हाउस में कौन से ग्रह बैठने की वजह से आपके लव मैरिज में या लव बॉन्ड में क्या प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा 2 हाउस और होते हैं जो हमें जरूर देखना चाहिए। यदि लव मैरिज है या कोई आपकी
सामान्य मैरिज है तब भी यदि सेकंड हाउस और 8th हाउस में पाप ग्रह है तो यह आपको इंगित करता है कि कहीं न कहीं आपका परिवार से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के सामने भी करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा अलर्ट रहे कि इस प्रकार की स्थिति आपकी आ सकती है। यहाँ पर पाप प्रभाव जब हम देखते हैं तो 2-8 एक्सिस पर शनि, अकेले शनि से कोई दिक्कत नहीं है, अकेले मंगल से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। शनि मंगल, शनि सूर्य, सूर्य मंगल आदि की युति यदि हो जाती है या राहु केतु एक्सिस पर ये पाप ग्रह आ जाते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करते हैं। शुभ ग्रहों से इतनी दिक्कत नहीं होती है, परंतु पाप ग्रह शनि मंगल राहु केतु आते हैं तो आपको परिवार से रिलेटेड कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यदि परिवार का सामना से रिलेटेड कोई सामना नहीं है तो कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, जो आपके रिलेशन को कमजोर करता है। आपकी जो 8th हाउस है वो मांगल्य का भाव है और यहाँ पर आपके मांगल्य भाव होने से वजह से आपकी विवाह की आयु को दिखाता है कि आपका विवाहित जीवन कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, उसकी आयु कितनी है, तलाक तो नहीं हो रहा है। आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की जो आयु है उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। तो जनरली यहाँ पर एक लड़की के तलाक का कॉम्बिनेशन के लिए ही 8th हाउस को देखा जाता है। यही स्थिति हमें D9 में भी देखनी चाहिए कि वहां पर स्थिति में कितना सुधार हुआ है। D1 में है और D9 में बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है, तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि शुरुआत में आपका जो प्रॉब्लम्स रहेगी बाद में जाकर के धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों को पढ़ने के पश्चात ही अपना निर्णय निकालिए या एनालिसिस करिए। धन्यवाद। इसी के साथ में अपने विचार को यही विराम देती हूँ।